सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से दूसरी मौत। अब तक कुल 82 मरीजों में से 10 हुए ठीक। मास्क और सैनिटाइजर जरूरी उत्पादों की श्रेणी में शामिल। कीमत बढ़ाकर बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई। इटली में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए आज रवाना होगा एयर इंडिया का विमान। कोरोना वायरस का मुकाबला करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का सार्क देशों ने किया स्वागत। तालमेल बढ़ाने पर जोर। प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने भी जताई सहमति। कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लेगा हिस्सा। स्पेन के बाद अमेरिका ने भी कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपातकाल किया घोषित। महामारी से निपटने के लिए $50 अरब के पैकेज का ऐलान। जर्मनी ने भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद दिया सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज। इटली में एक दिन में 250 मौतें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा महामारी का केंद्र यूरोप। येस बैंक के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुहर। एसबीआई की होगी 49% हिस्सेदारी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा फायदा। और आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में फसलों को भारी नुकसान। बारिश से संबंधित घटनाओं में उत्तर प्रदेश में 28 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने का किया ऐलान। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। दिल्ली में कल 69 साल की एक महिला ने दम तोड़ दिया जो कोरोना वायरस से संक्रमित थी। इस बीच राहत की बात यह है कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कोरोना के 7 मरीज ठीक हो गए हैं। अब तक देश में कुल 82 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 10 ठीक हो चुके हैं। अभी 70 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमित लोगों में 64 भारतीय, 16 इटली के और 1 कनाडा का है। जांच में पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में कौन कौन आया, उनकी जांच हो रही है। करीब 4000 लोगों की पहचान करके जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने कुल 42,296 यात्रियों को सर्विलांस पर रखा। इनमें से 2559 लोगों में लक्षण दिखे। इनमें से 522 को हॉस्पिटल में रखा गया, जिसमें 17 विदेशी भी शामिल थे। वहीं एयर इंडिया की एक फ्लाइट इटली के मिलान जाएगी और वहां फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। प्रमुख और छोटे बंदरगाह पर कुल 25,504 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा लैंडपोर्ट पर 14 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। In addition, 7 more from Safdarjung have also recovered. Of these confirmed cases, 64 cases are of Indian nationals, 16 Italian nationals, and 1 Canadian national. Contact tracing of these cases is being actively pursued. So far, this has led to identification of more than 4,000 contacts who have been put under surveillance. Death of a 76-year-old male from Karnataka is confirmed to be caused due to comorbidities, that is asthma and hypertension, and he also tested positive for COVID-19. All the precautionary measures as per protocol, such as screening and home quarantine of the contact, has been initiated by the State Health Department of Karnataka and is being closely monitored. It is reiterated that Indian nationals are strongly advised to avoid all non-essential travel abroad and refrain from traveling to countries reporting high cases and deaths as mentioned in our travel advisories. All incoming international passengers returning to India should self-monitor their health and follow the required do's and don'ts as detailed by government. कोरोना हालात के मद्देनजर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जरूरी उत्पादों की श्रेणी में शामिल किया है। कोरोना वायरस के फैलने के साथ इन दोनों उत्पादों की कमी और कालाबाजारी के कारण ये कदम उठाया गया है। फिलहाल इस आदेश को 30 जून तक के लिए लागू किया गया है। जरूरी उत्पाद कानून के तहत राज्य सरकारों को अब इन उत्पादों की कीमतें तय करने का अधिकार है। अब अगर कोई भी विक्रेता इसे एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
आईटीबीपी के छावला कैंप में कोरोना वायरस जांच में वुहान चीन से पहुंचे 112 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। ये सभी जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। इस दल में 76 भारतीय और 36 विदेशी नागरिक शामिल थे। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित चीन के वुहान से 27 फरवरी को इन सबको भारत लाया गया था। 112 लोगों का आईटीबीपी के छावला क्वारंटीन केंद्र में कोरोना वायरस की जांच पहली बार 27 फरवरी और 11 मार्च को नमूनों का एकत्रीकरण करके जांच की गई, जो नेगेटिव पाई गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सभी नागरिकों को गुलाब का फूल, आईटीबीपी का कैलेंडर और स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र सौंपा। इस बीच दक्षिण पश्चिम दिल्ली के झाड़ौदा कला स्थित पुलिस प्रशिक्षण शिविर को कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों की जांच के लिए बेस में तब्दील किया जाएगा। और फिलहाल ज्यादा अपडेट के लिए हम रुक करेंगे। हमारी संवाददाता अनु दीवान इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनु, भारत में हम देखें तो 80 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई। हालांकि राहत यह है कि 10 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल बताइए, कोरोना के मद्देनजर किस तरह की एहतियात और तैयारियां हैं? बिल्कुल प्रीति, देखा जाए तो कल एक दुखद खबर आई थी कि दूसरी मौत देश में देखी गई है कोरोना वायरस को लेकर। हालांकि पहली जो थी वो कर्नाटका में थी, लेकिन एक राहत की खबर ये है कि 10 लोग जो 10 मरीज थे कोरोना वायरस से पीड़ित, उनको वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि सरकार जो कोशिशें कर रही है, जितनी कवायद कर रही है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती भी दिख रही है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, जो 2 लोगों की मौतें हुई हैं उसमें ये देखा गया है कि वो 2 लोग जो थे हाइपरटेंशन के भी मरीज थे। जैसे कि जानकारों ने बताया कि हाइपरटेंशन जो हो सकती है वो कोरोना वायरस के मरीजों के लिए घातक हो सकती है। तो ये एक चीज़ सामने भी आ रही है। और अगर देखा जाए तो जो 10 लोग ठीक हुए हैं, तो ये सरकार के लिए एक राहत की खबर है। और वहीं बात करें तो सरकारों ने, कई राज्यों की सरकारों ने जो है 31 मार्च तक पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक इवेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स गैदरिंग और इन तरह के सिनेमा हॉल्स, मॉल्स में जाना, लोगों को एक एडवाइजरी दी है कि ना जाएं। और फिलहाल इनके 31 मार्च तक इन सब जगहों को बंद कर दिया है कि ज़्यादा क्राउड गैदरिंग ना हो, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो संक्रमण से फैलता है। तो सरकार तमाम तरह की कोशिशें कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं, पब्लिक गैदरिंग होती है, उसमें ना जाएं। अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो ये जो कोरोना वायरस है ये फैलने से रुक सकता है। और वहीं अगर बात करें तो सरकार ने कल एक ऐलान किया है कि जो हैंड सैनिटाइजर और मास्क है उसको एसेंशियल कमोडिटीज़ में लेकर आई है, जिसके तहत अब राज्य सरकारों को एक अधिकार है कि वो इनकी कीमतें तय कर सकती है। और साथ ही साथ अगर इसकी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग होती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया कि जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क की एक भारी दिक्कत देखने को मिली थी, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। लेकिन प्रीति, इसका एक और विकल्प भी है कि अगर हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने हाथों को स्वच्छ पानी से, साबुन से धोएं। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हैंड सैनिटाइजर्स के पीछे भागे। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को साफ रखें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखें और अपने आसपास के लोगों को भी ये सलाह दें कि अगर हैंड सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे हैं तो अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सरकार हमेशा से ये एडवाइजरी देती रही है, इस तरह के एडवाइजेस लोगों को देती रही है और कोशिश यही है कि लोग जितना ज़्यादा हो सके अगर सरकार की ये बातें सुनेंगे तो ये कोरोना वायरस जो है वो फैलने से रोक पाएंगे। फिलहाल अभी जो है देखा जाए तो 80 से ऊपर मामले सामने हैं, लेकिन उसमें 10 लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और सरकार इसी कोशिश में लगी है जितने भी यहाँ पे आइसोलेशन या क्वारंटाइन सेंटर्स। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनु दीवान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो अपडेट है हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए दक्षिण एशियाई देशों को एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हमारा ग्रह कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से जूझ रहा है। विभिन्न स्तरों पर सरकारें और लोग इसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की आबादी का काफी बड़ा हिस्सा दक्षिण एशिया में रहता है और यहाँ के देशों की सरकारों को लोगों के स्वास्थ्य की वजह से सभी प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क देशों के नेताओं को मजबूत रणनीति तैयार करनी चाहिए। सार्क के सभी सदस्य देशों के नागरिकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन देशों के नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम एकजुट होकर दुनिया के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं और दुनिया को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव के अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के राष्ट्र प्रमुखों ने इस पहल का स्वागत किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।
उन्होंने ट्वीट किया कि श्रीलंका चर्चा में शामिल होने और सार्क के अन्य सदस्यों से सीखने के लिए तैयार है। आइए इस कठिन परिस्थिति में हम एकजुट हों और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखें। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और हमारे नागरिकों को इस घातक बीमारी से बचाने के लिए सार्क देशों के नेतृत्व में मजबूत रणनीति तैयार करने के लिए नेपाल सरकार मिलकर काम करने के लिए तैयार है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम का समर्थन किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि इसे ही नेतृत्व कहते हैं। क्षेत्र के सदस्य के तौर पर हमें साथ आना चाहिए। इससे छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर जोर पड़ता है, इसलिए हमें समन्वय के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई संदेश नहीं कि हम इसके तत्काल और प्रभावशाली परिणाम देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है। हम क्षेत्रीय एकता दिखाने की मुहिम का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली बैठक में शामिल होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने ट्वीट करके कहा कि वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो भी जरूरत होगी पाकिस्तान मिलकर करेगा। फारूकी ने कहा कि हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री से बात की है, वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। और इस बीच विदेश मंत्रालय ने 130 से अधिक देशों के राजदूतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठक करके कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयासों से अवगत कराया। इसमें विदेश मंत्रालय के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है वो बाहर से भारत में आने वाले संक्रमण को रोकने और भारतीय लोगों को नए संक्रमण से बचाने के लिहाज से जरूरी था। इस क्रम में भारत ने शुक्रवार से बांग्लादेश में जाने वाले बस और रेल सेवाओं को भी फिलहाल रोक दिया है। मध्यरात्रि से लोगों को 37 में से 19 जमीनी आवर्जन जांच चौकियों से गुजरने की इजाजत होगी और भारत बांग्लादेश आने जाने वाली ट्रेनें और बसें 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। बाद में विदेश, गृह, स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि तेहरान से भारतीय लोगों को लेकर महान एयरलाइंस का एक विमान आज दिल्ली आएगा। एक अतिरिक्त विमान भी तेहरान भेजा जा सकता है। तेहरान से कल 44 यात्रियों को मुंबई लाया गया है। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव दामू रवि ने बताया कि अभी तक विदेश से 1031 लोगों को लाया गया है। इनमें 48 वो लोग भी शामिल हैं जो मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के हैं। See, these students are quite dispersed. They are around many places in Italy, but I think priority is right now Milan, where our students are stranded in and around Milan. So the number that we are getting in consultation with our ambassador and the consul general in Milan is about 220 or so. So that's our priority to bring them. But subsequently, I'm sure, and we will look around if there are any other students who are left behind, and they will be advised to contact our missions, and we will aggregate that number and see what next we can do about that. That this is a global fight, we have to stand together, that it needs world solidarity. India is on, Denmark is on, the whole world is on, so let's fight it together. Let's work together. Are you happy with the preparation? I think so. It's really nice. I felt very assured, so I think we are moving forward to the right thing. कोरोना वायरस के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर अपने संबोधन में कहा कि राज्यों को इस महामारी से निपटने के लिए $50 अरब दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें कुछ बलिदान करना होगा, लेकिन कुछ समय का ये त्याग बाद में फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि अगले 8 सप्ताह कठिन हैं। अमेरिका में अब तक 1100 यानी 1100 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले स्पेन ने भी देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। Also announcing the following emergency executive actions today. To help our students and their families, I've waived interest on all student loans held by federal government agencies, and that will be until further notice.
इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बोल्सोनारो के संचार प्रमुख फैबियो वाशगॉटन पिछले हफ्ते अमेरिका की यात्रा के बाद कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद बोल्सोनारो की भी जांच की गई। अमेरिका की यात्रा के दौरान दोनों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। जर्मनी की सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुक्रवार को सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कंपनियों को असीमित ऋण देने की पेशकश की है, ताकि वो कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए संकट के दौरान भी काम करती रहें। चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि जर्मन सरकार के इतिहास में ये कदम अभूतपूर्व है और कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए जो भी आवश्यक होगा बर्लिन वो करेगा। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में अब तक हुई मौत का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच चुका है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक कुल 3,176 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान में पिछले 24 घंटों में 85 और लोगों की मौत के बाद कुल 514 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे इटली में इस वायरस के संक्रमण से शुक्रवार को 250 लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1,266 हो गई है। साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 17,660 हो गई है। उधर फ्रांस में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 18 लोगों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या 79 पहुंच गई है। कोरोना वायरस महामारी के चलते ब्रिटेन में मई में होने वाले स्थानीय चुनाव के 1 वर्ष देरी से कराने का शुक्रवार को ऐलान कर दिया गया। इसके तहत लंदन के मेयर का भी निर्वाचन होना है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यूरोप अब कोरोना वायरस महामारी का केंद्र बन गया है और चीन में इसके संक्रमण के चरम पर रहने के दिनों की तुलना में कहीं अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से खतरे के मद्देनजर पाकिस्तान में शुक्रवार को सभी शैक्षणिक संस्थानों को 5 अप्रैल तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। भारत और अमेरिका सहित करीब दर्जन भर देशों ने शुक्रवार को प्रकाशकों से कहा है कि वो कोरोना वायरस से जुड़े सभी शोध और उससे जुड़ी जानकारी तत्काल सार्वजनिक करें, ताकि तेजी से फैलती इस महामारी को रोकने में मदद मिले। चीन में सबसे पहले दिसंबर में कोरोना वायरस संक्रमण का मामला सामने आया था। वहीं यूनान की पहली महिला राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से पद की शपथ ली। 2 महीने पहले देश की संसद ने उन्हें चुना था। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपाय के तहत कैटरीना साकेलारोपोउलोऊ का शपथ ग्रहण समारोह लगभग खाली संसद में हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ $50 बिलियन की रकम मुहैया कराने के फैसले से अमेरिकी शेयर बाजारों ने भी राहत की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने भी भरोसा दिलाया कि बाजार में नकदी की कमी नहीं होने दी जाएगी। दोनों खबरों का असर ये हुआ कि टेक्नोलॉजी कंपनियों का इंडेक्स नैस्डैक कॉम्पोजिट करीब 9.5% की बढ़त के साथ 7,875 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का कॉम्पोजिट इंडेक्स करीब 8% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कुछ और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में कल 6 अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने येस बैंक के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के 3 दिन के अंदर येस बैंक पर लगी रोक खत्म हो जाएगी। अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर येस बैंक के नए बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें मौजूदा बोर्ड के 2 सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने येस बैंक ऑथराइज्ड कैपिटल 1100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,200 करोड़ रुपए कर दी है। SBI येस बैंक की 49% इक्विटी में निवेश करेगा। अन्य निवेशकों को भी निवेश के लिए कहा जा रहा है। Scheme of reconstruction came to the government, which was considered by the cabinet today. The key features of what actually is a part of this reconstruction plan will of course be available for all of you all in detail once the notification happens, which will happen as soon as possible. But I'm just highlighting some of the points which will be of interest. State Bank of India will invest up to 49% of the equity. Other investors are also being invited.
and quite a lot of engagement by the RBI is happening to bring in other investors also. There will be a 3-year lock-in period for SBI for up to only 26% of the 49% that they are investing. And for the rest of the investors, it will be lock-in for 3 years of 75% of their investment. So the authorized capital itself has been raised from 1,100 crores to 6,200 crores, so that we can accommodate immediate and also subsequent raising of capital requirements. वहीं सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता 21% कर दिया है। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्र सरकार पर 14,595 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता 1 जनवरी से बढ़ाने का एक बड़ा फैसला हुआ है। 1 करोड़ 13 लाख फैमिलीज को इसका फायदा होता है। राज्यसभा की 55 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नामांकन के आखिरी दिन कल कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, जबकि हरियाणा पिछड़ा वर्ग विकास निगम के चेयरमैन रामचंद्र जागड़ा और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने भी नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा ने भी कल नामांकन भरा। नामांकन पत्रों की जांच 16 मार्च को होगी। उम्मीदवार 18 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं और इन सीटों के लिए मतदान 26 मार्च को होना है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण अलग अलग घटनाओं में 28 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और ओलावृष्टि के कारण हुए हादसों में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया है। पंजाब समेत कई राज्यों में भी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पिछले बारिश हुई थी, उस बार भी गेहूं गिर गया था, लेकिन उस बार उम्मीद थी कि हम लोग को कुछ फसल हो जाएगी, लेकिन कल रात से जब बारिश हो रही थी, रात में ओले पड़ के साले देख रहे हैं सारे फसलें एकदम गिर गई हैं, पूरी तरह से लौट गई। हम लोगों का समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र जल्द ही दुनिया भर के सभी बड़े बाजारों में कोयले से सस्ते हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सभी बड़े बाजारों में नए कोयला संयंत्रों के निर्माण की तुलना में अक्षय ऊर्जा एक सस्ता विकल्प बन सकता है और 2030 तक इनकी लागत में कमी आने की उम्मीद है। कोयले का बड़ा निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया अपने आधे थर्मल कोयले का निर्यात जापान को करता है। यहाँ पवन ऊर्जा संयंत्र पर लागत कम होती जा रही है। चीन और दक्षिण कोरिया में भी सोलर ऊर्जा पर लागत मौजूदा कोयले की तुलना में कम होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के यादगार दौरे का जिक्र किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताते हुए कहा है कि भारत में 2 दिन अच्छे बीते थे। डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत दौरे पर थे। We had a great time in India. It was an incredible 2 days, and he's a great friend of mine, and he's a friend of his people because he was greeted incredibly warmly, as was I, in that stadium. It was an incredible event, and I loved being with him. So just say hello to him. But we talked about everything. We talked about far more than just borders. इस साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत को अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। प्रतियोगिता के लिए भारतीय खिलाड़ी कड़ा अभ्यास कर रहे हैं और राज्यसभा टीवी ने भी जायजा लिया खिलाड़ियों की तैयारियों का। फिलहाल आप देखिए कैसी चल रही हैं ये तैयारियां और मुझे दीजिए इजाजत। और ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार। टोक्यो ओलंपिक नज़दीक आ रहा है और इस बार
ओलंपिक में सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो भारतीय हॉकी से हैं, क्योंकि मेंस और वीमेंस दोनों हॉकी टीमों ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय हॉकी की तैयारियां कैसे चल रही हैं बेंगलोर साई के कैंप पर। तपती धूप में अभ्यास करती भारत की हॉकी टीम। हर एक खिलाड़ी के दिल में जुनून है जापान की धरती पर भारत का झंडा बुलंद करने का। जीत के लिए जितनी जरूरी स्टैमिना है उतनी ही जरूरी है टेक्निक। ग्रैम का ये मानना है कि इंडिया अटैकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी है और इंडिया को हमेशा पहले 5-10 मिनट में ज़रूर चांस मिलता है। तो उनका ये मानना है कि हमें पहले 5-10 मिनट में जब भी चांस मिले, अगर हम उसको गोल में बदलेंगे तो हमारी टीम हमेशा अपर हैंड होगी। यहाँ जितना जोर पुरुष टीम पर है उतना ही महिला टीम पर है। आखिर टोक्यो 2020 से गोल्ड की उम्मीद तो दोनों से ही है। हमारी टीम काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, बिकॉज़ सबका एक ड्रीम होता है कि हम ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करें और कंट्री के लिए मेडल जीतें। टीम का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज सबकी बहुत अच्छी है। एक जो भी प्रैक्टिस मैच के लिए भी इवन हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा सेम मिशन रहता है कि हमें हर मैच में ओलंपिक्स की तरह ही खेलना है। भारतीय हॉकी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस इतिहास को फिर से जीने की तैयारी है। आसार अच्छे हैं। अब टोक्यो 2020 से उम्मीद है कि 40 सालों से भारतीय हॉकी की सूखी जमीन पर सोने का फूल जरूर खिलेगा। राहुल पांडे, राज्यसभा टीवी, बेंगलुरु।